Hello everyone, this is Avni Sahu and today we are going to learn the French Revolution. French Revolution एक fantastic, fascinating एक फिल्म स्टोरी है जिसको हम आपकी जो 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में रिवॉल्यूशन क्या होता है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या था, ये देखेंगे कि इसके कॉसेस क्या थे, इसके कारण क्या थे, ये भी देखेंगे कि जो एकदम से जो फ्रांस था उसकी इकोनॉमी कैसे इतनी भयंकर डाउन हो गई, उसके क्या क्या कारण थे, हम वो भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी क्या थी। फ्रांस की सोसाइटी जैसे कि इंडिया में चतुर्वर्ण सिस्टम था, ऐसे फ्रांस में 3 स्टेट्स में पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, वो क्या थे हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन से। तो ये रिवॉल्यूशन ज्योग्राफिक रिवॉल्यूशन से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि रिवॉल्यूशन बेसिकली दो कारणों की वजह से आता है। पहला वो कि अगर अगर आपका जो कास्ट आप जो रूल्स रिचुअल्स कर रहे हो, आप जो फॉलो कर रहे हो वो बहुत गंदे हैं। जैसे कि सती कितना गंदा था कि मतलब एक जो जिंदा महिला थी उसको अग्नि में डाल दिया जाता था। तो ये कितनी गंदी प्रथा थी, ये थी। मतलब ये पहला कारण ये हुआ कि आपकी प्रथाएं गंदी हैं, मतलब गलत है, जिसकी वजह से एक रिवॉल्यूशन आया। फिर दूसरी ये थी कि दूसरा ये कि आपकी जो गवर्नमेंट है वही गंदी है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो अच्छे से आपकी जो प्रजा है अपनी उसको वो अच्छे से सेटिस्फाई नहीं रख पा रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वो खुद के एक्सपेंसेस में है। तो इसलिए 2 कारणों की वजह से मेनली रिवॉल्यूशन आता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इंडिया और अमेरिका का। इंडिया में क्या था कि इंडिया में रिवॉल्यूशन क्यों आया, लगभग हर कंट्री में रिवॉल्यूशन आया बेसिकली 2 कारणों की, जिसको मैं बता चुकी। जो इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ वो क्या था कि रिवॉल्यूशन तो डे बाई डे, मतलब जो पहले हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत से रिवॉल्यूशन आए। जैसे कि एक बार सती प्रथा तो थी, वो तो आज़ादी के बहुत सालों पहले ही मतलब एक रिवॉल्यूशन आया जिसको राजा राम मोहन रॉय ने कंडक्ट किया था। तो इस तरीके से जो इंडियन रिवॉल्यूशन था उसने बिल्कुल जो ब्रिटिश रूल था उसको बिल्कुल वैनिश कर दिया था। यानी जो ब्रिटिश रूल था, तो हम सभी जानते हैं कि उसने मतलब जो ब्रिटिश रूल था उसमें पूरा जो इंडिया था, उस इंडियन पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि वो अपने में ही रहते थे, उनको खुद का ही प्रॉफिट चाहिए था। पूरा कंट्री जो थी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी लाइन थी वो करीब, मुझे तो ऐसा लगता है कि 60-70% होगी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, तो ये इंडिया में क्यों रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि हमें तो बिल्कुल वो जो गवर्नमेंट थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, वो असली से अच्छे से संभाल ही नहीं पा रही है। तो उसके लिए फिर रिवॉल्यूशन आया जो 1947 में कारगर हुआ। और फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया की मतलब एक खुद की गवर्नमेंट स्थापित कर ली, जो पहले कांग्रेस थी, फिर आज तक बीजेपी है, मतलब उसका अभी तक इन्फ्लुएंस है। तो इसके अलावा जो ये इंडिया में क्यों रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो सेटिस्फाइड थी ही नहीं। इसके अलावा जो अमेरिका का एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो अमेरिका थी उसमें जो वहाँ का क्या था कि रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ पर 2 तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होते थे। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पर 2 तरीके की कम्युनिटी थी। पहली कम्युनिटी वो जो ब्लैक पीपल्स थे उनको पहली कम्युनिटी, मतलब उनको बहुत भयंकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कौन के? जो वाइट पीपल थे उनसे जो ब्लैक पीपल थे उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता था। मतलब जो ब्लैक पीपल थे वो जो वाइट पीपल से के पास बिल्कुल एक साथ बैठ नहीं सकते, उनका हॉस्पिटल अलग से था। उनको इवन दो हद तो तब हो गई जब जो ब्लैक पीपल्स थे उनका मार्केटिंग चलने लगी। नॉट एंड ओनली अमेरिका एक्चुअली, बट इवन दो इन साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्लैक पीपल्स थे इनके मार्केटिंग चलने लगी। व्हाट यू मीन बाय इट, मतलब जो वहाँ पे इनको स्लेव जैसे तो ट्रीट किया ही जाता था, पर इनको ऐसे इनकी खरीदा बजारी हुआ करती थी। मतलब इतने पैसे में मुझे स्लेव चाहिए तो मैं इसको खरीद लूँगी, या मेरे खेतों में काम करे या दिन भर काम करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये कितनी गंदा डिस्क्रिमिनेशन था। फिर इसको आगे चल के जो अब्राहम लिंकन था उन्होंने इसको वैनिश कर दिया, इसको हटा दिया, और अब वहाँ पे हर कोई बराबर। पर आज भी वहाँ पे 1-2 केसेस आते रहते हैं, पर वो बहुत ही कम है। तो मतलब अमेरिका में क्या आया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन किस लिए आया, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसी तरीके से फ्रांस में आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। जो अब हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके बैकग्राउंड से थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पावर, मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पर जो लुई 16 थे वो यहाँ के किंग थे। और ऑन द सेम टाइम
लुई 16 यहाँ के किंग थे। ये 1774 में यहाँ पे राजा बने थे। इसके अलावा जो मैरी एंटीनॉट थी, ये इनकी पत्नी थी, और ये ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो एक अलग है, वो ओशियाना कॉन्टिनेंट में आता है। पर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, लगेगा। शायद वो पिग मैप नहीं है अभी मेरे पास। ओके, नो प्रॉब्लम। कि जो 1774 में क्या हुआ कि मतलब राजा तो बन गए थे, उन्होंने मैरी एंटीनॉट जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, जैसा उनसे शादी कर ली। और अब क्या, वो मैरी एंटीनॉट थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक उनकी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस और इनकी पत्नी ही नहीं थी, वो एक बहुत बुरी सलाहकार थी। व्हाट डू मीन बाय इट? मतलब जो मैरी एंटीनॉट की जब भी लुई 16 ने बात मानी, तब ना कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो ये उनकी एक पर्सनल बात हो गई। पर इसके अलावा ये सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लुई 16 के मामले में तब हुई, उनके पूरे के पूरे मतलब उनके पूरे राज्यकाल में सबसे बड़ी तो ये थी कि उनका जो ट्रेजरी थी, यानी उनकी बिल्कुल इकोनॉमी ही डाउन हो गई फ्रांस की। मतलब फ्रांस के पास पैसे ही नहीं बचे। तो ये अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी के मतलब ट्रेजरी ही बिल्कुल ख़राब, ट्रेजरी ही जो उसका वहाँ का जो मतलब वहाँ की इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से डाउन हो गई कि उनको टैक्सेस बढ़ाना पड़ा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके हम कॉसेस देख लेते हैं कि यहाँ की जो ट्रेजरी थी वो किस तरीके से क्यों हुई, मतलब बिल्कुल वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो किस तरीके से डाउन हुई, क्यों हुई। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉज था, जो वहाँ का कारण था, वो ये था कि ये जो लुई 16 और उनकी जो पत्नी थी, यानी जो मैरी एंटीनॉट थी, ये अपने में ही मस्त रहते थे और ये अपने आप पर इतने खर्चा करते थे, इतने एक्सपेंसिव तरीके से रहते थे कि इसकी हम कुछ तुलना नहीं कर सकते हैं। ये मतलब अपने आप में इतना वो कर, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि इन पिक्चर्स में ये लोग कितने मॉडर्न तो नहीं कह सकते, पर कितने एक्सपेंसिव तरीके से रहते हैं। ऑन द सेम टाइम आप मैरी एंटीनॉट को देख सकते हो कि वो मतलब उनके जो यहाँ पर ये वर्साइल के पैलेस एक फ्रांस में एक पैलेस है, जैसे कि अमेरिका में वाइट हाउस है, उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे इंडिया में पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, PM हाउस होता है, ऐसे यहाँ पर वर्साइल की पैलेस थी। तो ये जो फ्रांस से बिल्कुल हटकर थी वर्साइल, और ये वर्साइल में रहती थी यहाँ के किंग और क्वीन, मतलब लुई 16 और जो मैरी एंटीनॉट थी वो यहाँ पर रहती थी, बिल्कुल फ्रांस से बिल्कुल हटकर। मतलब इनको तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है यार, हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, हम तो हमें मस्त हैं। ये अपने इतना एक्सपेंसिव तरीके से रहते थे, इनकी पैलेस ही अलग थी, ये बिल्कुल अजीब, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। इनकी कुछ बिल्कुल मशाल देनी पड़ेगी, इनकी बिल्कुल इतने कोई कठोर हो सकता है, आप वो देखिए कि यार कैसे हुआ। तो पहला ये बहुत खर्चीले थे, दूसरा बिल्कुल हटकर रहते थे, मतलब पूरे के पूरे इनका किंगडम से ही हटके रहते थे। तीसरा ये कि जैसे कि जो फ्रांस और जो ब्रिटेन था, इन तीनों में इतनी बुरी तरीके से, मतलब इतनी बुरी दुश्मनी थी इनकी। तो मात्र फ्रांस को, मतलब मात्र ब्रिटेन को, जो फ्रांस था मात्र ब्रिटेन को उसको नीचे दिखाना था। इसलिए उसने क्या किया कि जो 13, ये तो आप अमेरिका का मैप देख ही सकते हो, अमेरिका का मैप है USA का। और क्या हुआ, यहाँ पे जो 13 कॉलोनीज हैं इसको इसने फ्री करवा दिया। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कर रहे हो तो ठीक है, कर दिया। पर जितना इनका खर्चा हुआ, मतलब फ्री ऐसे तो नहीं करवा दी, भगवान से आशीर्वाद दे दिया फ्री हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब इनको वॉर करना पड़ा। तो वॉर हुआ तो सिर्फ उसमें वॉर हुआ तो मतलब खर्चा हुआ, तो बारूद इतने सारे सैनिक गए, वो अलग, मतलब पूरी तरीके से इकोनॉमी डाउन हो गई। तो जब इकोनॉमिक क्रैश, इतना बड़ा क्राइसिस आया, तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो 13 कॉलोनीज थी, मतलब ये तो अपने में अब ये तो हो गई, मतलब अब ये जो 13 कॉलोनीज थी ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई। और जो फ्रांस का मकसद क्या था कि ब्रिटेन को नीचे दिखाना, ब्रिटेन का मतलब कुल मिला के उसका क्या कर देना, मतलब उसका नुकसान कर देना। जैसे कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो अगर आप 1971 के पहले जाएं तो जो बांग्लादेश था वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, पर खैर इंडिया ने उसके लिए नहीं किया। पहले बहुत ही ईस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ करती थी, जिसके वजह से, और फिर बांग्लादेश पर बहुत ज़्यादा जुर्म भी करता था, बहुत जुर्म करता था पाकिस्तान। तो इसलिए भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, और वहाँ पर मतलब वहाँ की जो फोर्सेस थी, भारत की जो आर्मी थी, वहाँ पर जाके उनके साथ में उनके बांग्लादेश के जो हिसाब से लड़ी।
उस टाइम पर फाइनली वो बांग्लादेश आज एक अलग राष्ट्र है। और वो इवन तो अगर हम कुछ हम सिमिलैरिटी अगर हम उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो आज पाकिस्तान जो 1947 में आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ था, आज बांग्लादेश कहीं बांग्लादेश ज़्यादा डेवलप्ड है उनसे। डेवलप तो खैर नहीं है पर डेवलप मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा डेवलप है। ऑन द सेम टाइम जो मतलब हम टॉपिक पर आते हैं कि ये जो मतलब नीचे दिखाने के लिए यहाँ पर इन्होंने 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करवा दिया। तो जितना जितना इन्होंने इसमें खर्चा किया उससे इनका इतना उनको मिला नहीं, उतना इनका आउटपुट मिला ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे वॉर की वजह से यहाँ पर अब वॉर की वजह से इनका लॉस, सबसे बड़ा लॉस तो यही हो गया। तो मतलब उस टाइम पर खुशी तो मिल गई, पर अगर हम लॉन्ग टाइम देखें, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में, तो ये बहुत बड़ा लॉस था फ्रांस का। चौथा ये था कि अगर ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं से पैसे तो चाहिए। इकोनॉमी पहले से ही क्रैश आउट हो चुकी है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो गई। तो मतलब अब ये लोग क्या करते थे कि इन लोगों ने ले लिया लैंडलॉर्ड से, बैंक से, जहाँ से भी इनको लेना है वहाँ से इन्होंने कर्जा ले लिया। अब जो कर्ज लिया है तो उस पर भैया आपने प्रिंसिपल लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि इनको सिर्फ मतलब इसको इंटरेस्ट को चुकाते इनकी आधी इकोनॉमी तो मतलब ऐसे ही डाउन हो गई। तो उसके बेसिकली चार थे, मतलब राजा रानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल किंगडम से हट के रहते थे। दूसरा इनकी दूसरा क्या था, बहुत ही खर्चीले थे। तीसरे 13 कॉलोनीज़ को इन्हें हटा दिया, ज़्यादा बहुत खर्चा हुआ। चौथा ये कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने उधार पैसा लिया, जिसको इंटरेस्ट चुकाते इनकी आधी इकोनॉमी चली गई। चौथा जो कारण है जो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ है, इसके मतलब हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो इसके भी कुछ कारण थे, हम वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो था फ्रांस की सोसाइटी। जैसे कि इंडिया की सोसाइटी जो थी वो थी कुछ इस प्रकार, फ्रांस की सोसाइटी थी वो थी कुछ इस प्रकार। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो समझ तो लें कि क्या है फ्रांस सोसाइटी। फ्रांस सोसाइटी जो थी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड थी। जैसे कि इंडियन सोसाइटी जो थी वो चतुर्वर्णा था, 4 भागों में जो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो फ्रांस सोसाइटी थी ये 3 स्टेट्स में थी। मतलब पहले थे क्लर्जी, दूसरे थे नोबिलिटी, तीसरे थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट और कोर्ट ऑफिसर, जानता यहाँ पे पीजेंट्स थे। अब देखते हैं क्लर्जी कौन है। इट्स ऑन अ न्यू वर्ड, राइट। जो क्लर्जी थे ये जनरली उनको कहा जाता है, जैसे कि फादर, सिस्टर, बिशप्स, ये जो होते हैं जो चर्च में रहते हैं, हम इनको क्लर्जी कहते हैं। दूसरा थे नोबिलिटी जनरली उनको कहा जाता है, जैसे कि तालुकदार, जमींदार, उनको नोबिलिटी कहा जाता है। जो थर्ड स्टेट थी उसमें बाकी सब लोग, यानी जमींदार और जो पंडित, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग बचे आपके, लॉयर हुए, मर्चेंट्स हुए, बिग बिजनेसमैन और जो भी हैं, सब कुछ थर्ड कैटेगरी में आ गए। अब सबसे बड़ी बात तो हद तो तब हो जाती है कि ये जो तीनों स्टेट थे, इनमें सब जो आपको टैक्सेस पे करनी, जो ड्यूटीज़ पे करनी थी, वो पे करती सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को। यानी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हैं वो अपनी लाइफ में उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था, और जो थर्ड स्टेट थी उसको मतलब कुछ ना कुछ भी, मतलब थर्ड स्टेट जो थी उसको ही पूरा का पूरा टैक्सेस पे, ड्यूटीज़ पे करनी थी। तो आप समझ सकते हो कि तीनों स्टेट में 2 स्टेट तो पे करने ही नहीं है, मतलब जो थर्ड स्टेट है उसी के ऊपर ही पूरा फ्रांस, उसी के कंधों के ऊपर ही पूरा फ्रांस टिक रहा है। मतलब अगर थर्ड स्टेट ने पैसा देना छोड़ दिया, टैक्सेस देना छोड़ दिया, तो पूरी इकोनॉमी गई, फ्रांस गया भाड़ में। क्या हो गया? तो मतलब ये इस तरीके से ये हो, तो थर्ड स्टेट को बहुत ही स्लेव जैसा ट्रीट किया जाता है, बहुत ही डिस्क्रिमिनेट। तब देख तो लीजिए कि जो थर्ड स्टेट है उन्हीं की वजह पढ़ रहे हैं, बहुत ही पल रहे हैं, और उसी की वजह और उसी को ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हद तो यहाँ पर हो गई। दूसरी बात ये कि इनको सिर्फ एक ही टैक्स पे नहीं करना था, इनको 3 टैक्स पे करने रहते थे। तो पहला ये क्लर्जी थे, इनको पे करते थे। दूसरा ये ज़मींदार थे, कितने पैसे वाले थे तब भी इनसे टैक्स लेते थे। कितनी दुर्बलता वाली बात हो गई कि कितने गंदे लोग थे कि ये लोग इनसे भी खुद को तो टैक्स पे करना नहीं, और बेचारे इन लोगों से और टैक्स कर लेते, जिन टैक्स जो मतलब ऐसा नहीं था ये लोग मिडिल क्लास हैं या फिर हाई क्लास के लोग हैं, ये बहुत ही लोअर क्लास के लोग थे बेचारे। इनकी करीब ये जो अगर हम इसी क्लास में देखें तो पहले फ्रांस में देखें तो ये करीब 100%, मतलब 100% में से मेरे हिसाब से 70 to 80% लोग यही थे।
ऑन द अदर वे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 10% लोग थे, और जितनी भी मतलब जितना भी पैसा था, यानी मतलब फ्रांस में जितना भी पैसा था उसका 60% पैसा तो इन लोगों के पास था, क्लर्जीज और नॉबिलिटी के पास। जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से तो 20% ही होंगे, मतलब 20% लोगों के पास 60% पैसा है। मतलब कितनी गंदी बात है ये एक तरीके की। अब सिर्फ इनको इसको पहले जो थर्ड स्टेट थी उसको क्लर्जीज को पे करना रहता था, दूसरा इन लोगों को जो थर्ड स्टेट थी इसको नॉबिलिटीज़ को पे करना रहता था टैक्सेस, तीसरा इनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था रहता था, यानी जो ये मतलब जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसको आप टैक्सेस पे करना रहता था। मतलब आप इन कितनी गंदी पॉलिसी थी, मतलब ये कितना गंदा कास्ट सिस्टम था। आप इसको इससे जान सकते हैं कि इंडिया में इन प्रेजेंट टाइम जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता है। मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, वो क्या टैक्स देंगे। और ये बहुत अच्छी बात भी है। जो हाई क्लास लोग थे उनका करीब 50% जो उनका जो पैसा है वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है, पर लोअर क्लास होती है उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। बट जो ये यहाँ पर फ्रांस में क्या था, सिर्फ जो मतलब इस तरीके से कि जब आप जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप उन्हीं से टैक्सेस लो, और जो ऊपर के लोग हैं मिडिल और लोअर क्लास के हैं उनसे टैक्स मत लो। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही थी। तो ये कितनी गंदा काम था कि मतलब बेचारे ऐसा नहीं कि एक ही टैक्स थे, उनको 4 टैक्स पे करने रहते थे। पहला क्लर्जी, दूसरा ये नॉबिलिटीज, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा तो उनको करना रहता था इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि अभी जीएसटी, हम कैश में जीएसटी पे नहीं करते, जैसे कि बैंक टू बैंक है, हम कैश में जीएसटी नहीं, वो अपने आप हमको पता भी नहीं चलता, पर वो अपने आप ही जो एमआरपी होती है उसी में इंक्लूड होता है वो। तो ये बेसिकली हमने देख लिया कि उनका एक सोसाइटी कैसी थी, और उसमें जो थर्ड स्टेट थी उस पर कितने बुरे कैसे जुर्म हो रहे थे। इसके अलावा अब हम अच्छे से समझ में आए और अच्छे से हमेशा याद रहे, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। मतलब हम इस इंडियन कास्ट सिस्टम को फ्रेंच कास्ट सिस्टम से हम दोनों को सिमिलैरिटी से देखकर चलते हैं। इंडियन कास्ट सिस्टम चतुर्वर्ण था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को सबसे अपर कास्ट माना जाता था, यहाँ पे पंडित आते थे। क्षत्रिय वो थे जो राजा जमींदार, जमींदार तो वैश्य में आते थे। राजा थे, यानी जो सोल्जर्स और जितने भी लोग राजा और सोल्जर्स थे वो क्षत्रिय में आते थे। तीसरा जो वैश्य थे वो बहुत मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, और जो जैसे कि जो भी मतलब जितना भी व्यापार का काम था वो सब वैश्यों के अंदर आता था। चौथा जो शूद्र था, ये नौकरी, मतलब ये नौकर वाला काम करता है, साफ सफाई और वो सब वाला काम। तो ये बेसिकली 4 इंडिया का कास्ट सिस्टम, जो ये भी बहुत बुरा था। ये पहले, अगर हम बहुत पहले एशियन टाइम में जाएं तो ये हमारे मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बर्थ के हिसाब से नहीं दिया जाता था, ये दिया जाता था आपको, मतलब आप जैसे अगर आप टीचर हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप सोल्जर हो तो आप क्षत्रियों में आते हो, अगर आप मर्चेंट हो तो आप वैश्य, और अगर आप नौकर हो तो आप शूद्र में आते हो। तो ये पहले का एशियन टाइम था, पर इसको बाद में जाके मतलब इस तरीके से मैं आपको एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि जो ब्राह्मण था वो, मान लीजिए उसका बेटा जो है वो एक टीचर लायक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, तो उसने क्या, ब्राह्मण के हाथ में सब वेद पुराण थे, तो उसने एक ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि मतलब जो मेरा मतलब ब्राह्मण का बेटा मतलब ब्राह्मण होगा, मतलब उसको भी उतनी ही मतलब इज्जत मिलेगी समाज में जितनी उसको मिल रही है। तो मतलब हम एक तरीके का अनुमान लगा सकते हैं, जो आप भी अनुमान लगा सकते हैं इससे। तो इंडियन कास्ट सिस्टम था, अब उसको हम फ्रेंच कास्ट सिस्टम से देखते हैं कि वो कैसा था। फ्रेंच कास्ट सिस्टम में वही था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो ब्राह्मण थे उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता था, यानी क्लर्जी। ब्राह्मण बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये हिंदू रिलीजन के हिसाब से थे, ये क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से थे। जो क्षत्रिय थे इनको सेकेंड रिलीजन में, इनको यहाँ पे सेकेंड स्टेप में मान लिया गया, यानी नॉबिलिटीज़। जो वैश्य, शूद्र और अनटचेबल लोग थे, इन तीनों को मान लिया गया थर्ड स्टेट में, यानी तुम मर्चेंट हो, इवन तो आप लॉयर भी हैं, जो इंडिया में तो लॉयर्स की फिर भी वो शायद वैश्यों में या क्षत्रिय, मुझे पता नहीं है, पर ये जो अपर में माना जाता है उनको शूद्रों में नहीं माना जाता था। पर जो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे कोई भी हो आप, अगर आप जमींदार और आप क्लर्जी, आप इन दोनों में से कोई एक, अगर आप इन दोनों में से कोई हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। पर अगर आप इन दोनों में से नहीं हो, दैट मीन्स यू हैव टू पे ऑल द ड्यूटीज, इवन दो नॉट द सिंगल बट इवन 4 ओके। तो इसके अलावा
इसके अलावा जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यानी अब तक हम ये तो देख चुके हैं कि इनकी जो स्थिति थी, जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे, उनकी स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। तो अब हद तब हो जाती है जब यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, वो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। मतलब अब देखो, टैक्स तो सब कुछ थर्ड स्टेट को ही पे करना है। मतलब पहले तो 23 लोगों का, मतलब मान लीजिए मिलियन हटा देते हैं, 23 लोगों का मान के चलते हैं। पहले मान लीजिए कोई 2-4 लोग हैं, उनको बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको पहले 23 लोगों का भार उठाकर चलना रहता था उनके कंधों पर। अब उनको 28 लोगों का भार लेकर चलना पड़ रहा है। मतलब कितनी बड़ी एक चेंज देखने को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ पूरा एक फ्रांस में। और बहुत अभी जो स्थिति जो हम तुलना में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो किस तरीके से जी रहे थे। और इसके अलावा जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस थे, व्हाट डू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब आपका जो डेली लाइवलीहुड था, मतलब आपकी ये मतलब जो डेली लाइवलीहुड था, यानी जैसे हमारी स्टेपल डाइट, अगर हम इंडियन स्टेपल डाइट पे जाएं तो इंडियन स्टेपल डाइट क्या है? दाल रोटी चावल, राइट, और एंड स्वीट डिश इफ यू वांट सो। मतलब पर जो फ्रांस था उसकी स्टेपल डाइट क्या थी? ब्रेड और टैबाकूस, जो भी वो खाते हैं। मतलब ये दोनों इनके मतलब बेसिकली उनके मतलब वही ये खाते हैं, ऐसा रोटी ट्रीट करते हैं वहाँ पर। तो अब क्या हुआ, पर अब मतलब जैसे कि मान लीजिए जो मेरा एरिया है वहाँ पर आ गए, वहाँ पर कोई सी क्राइसिस हुआ, यानी या फिर वहाँ पर कोई फैमान आ गया, मतलब और मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही मर्चेंट हूँ, मेरे पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही मर्चेंट हूँ। अब क्या होगा, मतलब जो सामने इंसान है उसको जो मेरे पास बहुत सारा ग्रेन्स भर के रखे हैं। मैं पहले 1 किलो जो ग्रेन था मेरा, मान लीजिए गेहूँ, पहले 1 किलो गेहूँ था वो आता था 100 रुपये का। पर अब फैमान आ चुका है, मेरे सामने जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है मेरे ग्रेन्स की। क्योंकि पहले वो अगर आप अच्छे भाव में नहीं दे तो बगल वाले के पास चला जाएगा, पर अब तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बचे हैं। और अब तो उसको सब फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज़ यू ओनली, उसको आपसे ही खरीदना पड़ेगा। अब क्या होगा कि अब वो मतलब आपको पता चल गया कि अगर इस इंसान को ग्रीन टाइम पर नहीं मिले तो ये मर भी सकता है। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा, आप कितना भी पैसे में आप दे दो, 100 की चीज़ आप 1000 में भी दे दोगे तब भी खरीदने को तैयार है। सेम चीज़ हुई फ्रांस में एक तरीके का फैमान आया, तो उस हिसाब से जो नॉबिलिटीज और क्लर्जी थे वो तो अपनी जमा पूंजी बना के रखे थे, वो उनका तो काम चल रहा था जैसे तैसे। पर बिल्कुल पापर हो गए, बिल्कुल मतलब बहुत गंदी कंडीशन हो गई थर्ड स्टेट के लोगों को। मतलब उनको जीने के लिए बहुत पापर बेलने पड़ते थे। अब पहले ही इतनी बुरी कंडीशन थी, अब महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ी तब तो ये हो गया कि पहले जो 5 रुपए की चीज़ थी अब वो 100-200 और इतनी महंगी मिल रही है। अब क्या होगा, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी फ्रांस की। तो अब तो तय था कि हाँ, अब तो कहीं से रिवॉल्यूशन आना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, हम वो देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि क्या जो रिवॉल्यूशन क्या होता है, बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड क्या था, रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, और जो ट्रेजरी थी फ्रांस की वो बिल्कुल इतनी तरीके से वो इस तरीके से मतलब बिल्कुल डाउन क्यों हो गई थी, और फ्रांस की सोसाइटी देख ली है। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा, अच्छा आपको भी थोड़ा सस्पेंस रहेगा। तो जैसे कि अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी इतनी बुरी कंडीशन तो हो ही गई थी अभी तक, अब क्या हुआ, मतलब अब पता तो था कि रिवॉल्यूशन होना है, तो अब हो गया रिवॉल्यूशन। अब तो होना ही था और हो भी गया रिवॉल्यूशन। अब जब ये रिवॉल्यूशन आया तो बहुत से फिलोसोफर्स आए और उन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी, जैसे कि द स्पिरिट्स ऑफ लाइफ मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अब तो, और जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।